नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और बातचीत करेंगे पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान। दूसरा इम्तिहान इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले टेस्ट मैच में किस तरह से मुल्तान में पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। एक पारी और 47 रन से अपने ही घर में पाकिस्तान की टीम हार गई थी और उस टीम से हारी थी जिसका नाम है इंग्लैंड, जो इस वक्त विश्व क्रिकेट में सबसे खतरनाक किस्म का, सबसे आक्रामक क्रिकेट खेल रही है और उस क्रिकेट को जो नाम दिया गया है वो बेसबॉल का है। अब दूसरा इम्तिहान जो शुरू हो रहा है वो मंगलवार से शुरू हो रहा है और पता नहीं क्यों अभी से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उस इम्तिहान के पर्चे को लेकर घबराए हुए हैं। बताएंगे आपको सारी खबर। उससे पहले क्या क्या बवाल मचा हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी जो है वो ड्रॉप किए गए हैं। ये सब कुछ इस बुलेटिन में होगा, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, मंगलवार से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। 3 टेस्ट मैच की ये सीरीज है, 3 टेस्ट मैच की सीरीज का ये दूसरा मैच है। पहले मैच में पाकिस्तान को मिली थी बड़ी हार, एक पारी और 47 रन से वो हार मिली थी पाकिस्तान की टीम को और उस हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था, क्योंकि अपने घर में इस तरह से हारना, और अपने घर में ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी टीम ने पहली पारी में 550 से ज्यादा रन बनाए हो और उसके बाद भी उसे एक पारी से हार का सामना करना पड़ा हो। तो निश्चित तौर पर जितनी बड़ी हार उतना हाहाकार। और अब अगर चिंताएं पाकिस्तान की टीम की अभी भी हैं, बनी हुई है, वो डर बना हुआ है, वो तनाव है, दबाव है, तो बड़ा वाजिब सा है, क्योंकि रातों रात तो बदल नहीं जाता। इंग्लैंड वैसे ही क्रिकेट खेलेगी, पाकिस्तान वैसे ही क्रिकेट खेलेगी और सर और बल्कि अटैक करके खेलेगी, मुझे तो लग रहा है। और जिस तरीके से फेर बदल हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, जितनी बड़ी हार मिली, जिस तरीके का एक माहौल सा बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ड्रेसिंग रूम में, सर मुझे लगता है कि पाकिस्तान इससे ज्यादा नीचे अभी आज तक अपने क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं लगी होगी। मॉरली अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में इस समय पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सेलेक्टर्स बदल दिए, कप्तान बदल दिए, कोई इस्तीफा खुद दे रहा है, किसी को सामने से हटा दिया जा रहा है, नए कप्तान बन रहे हैं, किसी को भी मौका मिल जा रहा है। इतने सारे केओस के बीच में एक टीम का बेहतर खेल पाना सर बहुत मुश्किल नजर आता है। और मैं तो क्लियर कट इंग्लैंड को एक बार फिर से ऐसी ही एक बड़ी जीत दर्ज करते देख रहा हूं। पहले टेस्ट मैच में शायद जो हार नसीब हुई थी, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इंग्लैंड की टीम इससे भी ज्यादा बड़ी हार उसको देखनी पड़े, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेला, उसके इर्द गिर्द जो सिनेरियो बन रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, टीम के बीच में जो माहौल एक बना हुआ है, बहुत दिक्कत की बात है। और लगातार मतलब पाकिस्तान क्रिकेट केवल पाकिस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। कयास तो ये भी लग रहे हैं, हवाएं तो ये भी उड़ रही हैं कि भाई इनसे टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा भी ले लिया जाए। मतलब यहां तक बात आ चुकी है इसमें। मतलब अब पाकिस्तान के लिए नथिंग टू लूज वाली बात है यहां से। हालांकि ये सीरीज बराबर करनी चाहिए उनको, लेकिन फिर भी अगर हार जाते हैं तो बहुत ज्यादा शॉकिंग एटलीस्ट मुझे लगता है सर पाकिस्तान के आवाम को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो माहौल टीम के इर्द गिर्द चल रहा है, दूसरा टेस्ट मैच हार जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य किसी को नहीं होने वाला है। बिल्कुल आश्चर्य इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हार को लेकर बड़ा मजबूत कर लिया है पाकिस्तान के फैंस ने। उनको पता है कि ये भारत में खेलें, पाकिस्तान में खेलें, इंग्लैंड में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, कहीं भी खेलें, इनके जिम्मे जो है वो आती हार ही है। और दूसरी चीज, वो हार पहले अभी तक तो ये कह के बच जाते थे कि T20 फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट होता है, कोई भी उलटफेर कर देता है। अब तो टेस्ट मैच में हार रहे हैं जहां बड़ी टीमें अमूमन नहीं हारती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस हार के बाद बड़ी जो डेवलपमेंट है, जैसे पाकिस्तान में हमेशा होता है ना कि एक बलि का बकरा होता है, तो इस बार बली का बकरा वो ऐसे 3 खिलाड़ी बन गए हैं जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर इनको बलि का बकरा ना बनाया जाए या इनको अगर बाहर ना बिठाया जाए तो फिर किया क्या जाए। कौन से 3 खिलाड़ी कर दिए गए हैं बाहर, ये आपको बताते हैं। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए जो टीम अनाउंसमेंट हुई है उसमें 3 दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये 3 खिलाड़ी हैं बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। यानी वो इसमें जो पहले 2 नाम हैं आपकी स्क्रीन पर, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, मुझे लगता है पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट ने जितना ज्यादा इन 2 खिलाड़ियों का डंका बजाया होगा उतना किसी का नहीं बजाया होगा। अब इस पर एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है कि जिन खिलाड़ियों को पिछले 5 साल से आप अपना सबसे बड़ा गेंदबाज और सबसे बड़ा बल्लेबाज बता रहे थे, क्या उनकी परफॉर्मेंस
अगर डिप हुई तो उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए या उनमें कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए उनको टीम के साथ रखना चाहिए। ये एक बहुत ही हेल्दी डिबेट हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो फैसला है वो यही है कि ये जो अभी आयुष बात करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी भी नहीं आ गई है साहब, तो वहां पर सच्चाई यही है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है। यहां तक कि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। बिल्कुल। आप किस पक्ष में हैं भाई? एक लाइन तो बड़ी सीधी है जो कहती है नहीं अच्छा खेल रहे, कितना भी बड़ा नाम हो उनको आप बाहर कीजिए, बाहर बिठाइए। दूसरा लाइन है जो कहती है कि नहीं, अगर आपका कोई बड़ा खिलाड़ी जिसको आप 5 साल से मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस कह के आपने बाबर आजम को इंट्रोड्यूस किया बहुत जगहों पर। शाहीन शाह अफरीदी आपने ऐसा बताया जैसा लगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वसीम अकरम या इमरान खान उस तरह के गेंदबाज हो। अब जबकि फॉर्म डिप हुई है, ये तो सबको दिख रहा है, अभी हम आगे बात भी करेंगे शो पे, तो क्या करना चाहिए? ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका टेक क्या है इस पे? सर मेरा पर्सनल टेक है कि ड्रॉप करके ठीक किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं, क्लास प्लेयर हैं, और बुरा लगता है देख के। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को शायद पाकिस्तान क्रिकेट ऑलरेडी 2008 के बाद से एक बहुत बड़े डिप में चला गया। वहां से धीरे धीरे इस तरीके के जो खिलाड़ी थे, आप मानिए ना मानिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी में और बाबर आजम में लोगों को वाकई में अपना अगला हीरो मिलने लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपेयर करना, ओवर हाइप कर देना एक अलग चीज है कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में ओवर हाइप कर देते हैं कि वसीम अकरमी आ गए अगले और मैग्रा आ गए अगले, वैसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने कुछ परफॉर्मेंसेस करके दिखाई, कुछ अच्छा गेम किया पिछले कुछ सालों में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की जो आवाम है उसने ये देखा कि भाई यही हमारे अगले हीरोज हैं। इन्हीं की वजह से जो क्रिकेट जिस पे हम प्राउड फील करते थे, हम एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, हमने वर्ल्ड कप तक जीता हुआ है, हमारी आज ये जो हालत है, इस हालत से शायद अगर कोई निकाल सकता है तो यही वो खिलाड़ी हैं। और इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होते नजर आ रहा था। लेकिन एक बार ये खिलाड़ी जब आउट ऑफ फॉर्म चले गए तो अब वही आवाम इन पर चढ़ने की कोशिश भी कर रही है। नो डाउट, जब आपकी जगह नहीं बन रही है टीम में तो नहीं बन रही है। शाहीन शाह अफरीदी को भी गलत नहीं निकाला गया, इनफ मौके दिए गए, आप लगातार प्रदर्शन करके नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बाबर आजम आपके पिछले 18 टेस्ट इनिंग से एक 50 नहीं आई, 100 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो नो डाउट आउट ऑफ टच है, इसलिए बाहर किया गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर्स को भी तो एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि भाई चाहे हम अच्छा करें बुरा करें, हमें तो जगह मिलनी है नहीं। तो अगर इस तरीके की सोच आ जाएगी खिलाड़ियों में, वो भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि अगर आप डोमेस्टिक्स में बेहतर कर रहे हैं, लगातार आपने अच्छा किया है, तो आपको यहां पे भी मौका मिलते नजर आएगा। और बाबर आजम के पर्सपेक्टिव से सर मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, उनको पता है कैसे रन बनाना है। जस्ट दैट एक खराब फ्रेम में चल रहे हैं, थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा उनका खराब चल रहा है। और जिस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं उनके इर्द गिर्द, मुझे लगता है एक हेल्दी ब्रेक मिल जाएगा सर। एटलीस्ट एक टेस्ट का या एक सीरीज का, 2 टेस्ट मैच के लिए अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो मान के चलिए, मैं कहूंगा 1 महीने के लिए भी अगर सर दूर रहते हैं क्रिकेट से, अपने घर परिवार के साथ जाएं, छुट्टियां मनाएं, थोड़ा सा माइंड ऑफ करने की जरूरत है क्रिकेट से। और एक बार जब वापस आएंगे तो शायद चीजें बेहतर हों। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट में मैनेजमेंट जिस तरीके का है, लगता तो नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें बदलेंगी, बट उनके पर्सनली अगर उनकी बात करें तो उनको थोड़ा सा बेहतर फील होगा और शायद वापस आएंगे तो अगेन वो दोबारा से उस तरीके की पारियां खेल पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। क्योंकि अभी जितनी टारगेटिंग उनको हुई है, जितना सोशल मीडिया के अराउंड बज़ क्रिएट हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वो अगर खिला भी दिए जाते तो इस सीरीज में कुछ खास कर पाते। क्योंकि ये दिक्कत जो है वो उनके साथ लगातार हो रही है पिछले कुछ समय से। व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी से भी रिजाइन किया हाल फिलहाल, तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है। ब्रेक लेना उनके हित में जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल उनके हित में जाएगा अगर इस तरह से ये फैसला हुआ हो जैसा आप कह रहे हैं। वरना अगर इसमें कुछ खिचड़ी पकी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अक्सर पकती है, तो आप ये देखें कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब उन्होंने लिमिटेड ओवर्स की कैप्टेंसी छोड़ी और कैप्टेंसी छोड़ते वक्त ये कहा कि मैं ये कैप्टेंसी इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि अपने बल्लेबाजी पर और अपने परिवार पर, वहां परिवार भी बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने लिखा था कि अपने परिवार पर और बल्लेबाजी पर फोकस कर सकूं। तो क्या उस कप्तानी को छोड़ने के बाद उनको इतना समय दिया गया कि वो फोकस कर पाए? शायद नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर तो जैसे हिंदुस्तान के क्रिकेट में आज सबसे बड़ी जो ताकत है वो कम्युनिकेशन है। और मैं मानता हूं कि वर्ल्ड में अगर इस वक्त आपके पास बगैर किसी हथियार के सबसे बड़ी कोई पावर है तो कम्युनिकेशन है। आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, आप क्या कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर सही कम्युनिकेशन के साथ ये फैसला हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बाबर के लिए या नसीम शाह के लिए या शाहीन शाह अफरीदी के लिए फायदे की बात है। लेकिन अगर ये किसी सजा की तरह दिया गया तो फिर बात बदल जाएगी। चलिए फटाफट आपको टीम दिखा देते हैं जो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम चुनी गई है पाकिस्तान की, और किस तरह से उस टीम का
जो मेन चेहरा है आपके सामने शान मसूद, उसके कप्तान हैं। और उसके बाद अगर आप बाकी टीम देखेंगे तो सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरेरा, नोमान अली, सायम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, जाहिद महमूद, मोहम्मद रिजवान। बहुत सारे नए नए नाम दिखाई दे रहे हैं। और शायद शान मसूद ने इसमें, मुझे ऐसा लगता है आयुष, शान मसूद से जब पूछा गया होगा कि भाई क्या हो रहा है, आप बांग्लादेश से अपने घर में 2 टेस्ट मैच हार जा रहे हैं, आप इंग्लैंड से अपने घर में 550 से ज्यादा रन बनाने के बाद हार जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? मुझे ऐसा लगता है, फिर अगेन मैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, कहीं मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शान मसूद ने कहा होगा कि मुझे टीम के सीनियर प्लेयर्स से, चाहे वो आइडिएशन के लेवल पर और परफॉर्मेंस के लेवल पर, दोनों ही तरफ से हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। और इतने बड़े बड़े नाम के साथ हम हारे, इससे अच्छा हमको दे दो नए प्लेयर्स, हम नए प्लेयर्स के साथ खेल के देखते हैं जिनके अंदर वो भूख हो कम से कम कि हमें कुछ करके दिखाना है। वो जो डोमेस्टिक प्लेयर से आप पिक करके लाएंगे ना 2-3 नए प्लेयर, वो अपनी जान लगा देंगे अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि अब भी कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल टीम से खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक प्राइड की बात है, गर्व की बात है। शायद ये जो टीम दिख रही है जिसमें बहुत चुनिंदा नाम है जिनके नाम आपने सुने, शायद यही वजह है कि नए खिलाड़ी लाओ, नया यंग ब्लड रोप करो और उनके ऊपर भरोसा करो, वो कुछ ना कुछ तो बेहतरी करके देंगे। मतलब ये एक ऑप्शन बिल्कुल आप जिस तरीके से सोच रहे हैं सर, लेकिन अगेन मैं आप ही की लाइन पे आऊंगा कि क्या ये सोच के ऐसा फैसला लिया गया? मुझे ये लग रहा है कि शायद, मतलब खबरें जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो तो ये भी आ रही हैं कि भाई जो जेसन गिलेस्पी हैं हेड कोच और कप्तान साहब, वो इसके फेवर में भी नहीं थे कि बाबर आजम को निकाला जाए। लेकिन अगेन ये मैनेजमेंट ऊपर से थोड़ा सा एक दबाव डाला गया कि भाई नहीं, बाबर को बाहर करो, उसके आगे देखने की बात आ रही है। अब पता नहीं अंदर की बात क्या है, ये तो सच्चाई नहीं पता। और ये भी तो एंगल हो सकता है सर कि आपने जो कहा कि चले सीनियर खिलाड़ियों के साथ हार रहे हैं, ज्यादा बेइज्जती हो रही है, जूनियर खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, अगर हारे भी तो कम से कम हमारे पास नए बली के बकरे रहेंगे कि आपको हमने मौका दिया और आपने वो काम नहीं करके दिखाया कहीं ना कहीं। तो ये एक तरीके की सोच भी हो सकती है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखें तो जो आपने कहा बिल्कुल सही लगता है। और नो डाउट सर, अगर केवल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आप देखिए बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे हैं और 2 डाउन की जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, इतनी क्रूशियल पोजीशन है वो किसी भी टीम के लिए। 2 डाउन की पोजीशन बैलेंस देती है। सेकंड डाउन का खिलाड़ी वो मिडिल ऑर्डर किस तरीके से संभालता है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर लगातार अच्छा कर रहा है, लेकिन टॉप ऑर्डर से बार बार वो सफलता नहीं मिल पा रही है पाकिस्तान की टीम को। कुछ चेंजेस करने ही थे और व्हाट बेटर देन दिस। शाहीन शाह अफरीदी की भी हम बात करते हैं, वहाँ उनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं है कि कम मौके मिले। नसीम शाह लगातार मौके मिले हैं, उन्होंने खुद को साबित नहीं किया है, प्रदर्शन करके नहीं दे पा रहे हैं। वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर ही बनना है, लेकिन जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी या पाकिस्तान में आके विकेट ले जा रहे हैं फ्लैट विकेट पे, वहां पे शाहीन शाह अफरीदी अपने होम कंडीशन में भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो बिल्कुल सवाल उठेंगे और ये मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। टीम में कुछ बदलाव होने चाहिए। अब आप उसको बस पर्सपेक्टिव ये होगा जो आपने सर दोबारा बात कही, उसी पे वापस आऊंगा कि क्या इनको निकाला गया है या रेस्ट दिया गया है। देयर इज अ डिफरेंस। अगर रेस्ट देने की बात कही गई है तो अलग बात है, लेकिन अगर निकाला गया है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट पे भी, पाकिस्तान क्रिकेट पे भी, आने वाले खिलाड़ियों पे भी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत डाइसी सिचुएशन है और कप्तान के लिए तो लोगों को जवाब देना भी नहीं बन रहा होगा इस समय। मैं तो शान मसूद की सोच रहा हूँ सर, किस तरीके से, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा दागे जा रहे होंगे उनके सामने, अब किस तरीके से अपने सवालों के जवाबों को वो डिफेंड करते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्योंकि वो एक बहुत तराजू वाली स्थिति में है, इस पार जाएँ उस पार जाएँ। 2 बड़े नाम, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के जो 2 पोस्टर बॉयज हैं वही टीम से बाहर हो गए। इससे बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ नहीं हो सकती एज ऑफ नाउ। बिल्कुल बड़ी खबर है और इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही पोस्टर बॉय हैं और ये पोस्टर बॉय पाकिस्तान ने खुद बनाया है, ये किसी और ने नहीं बनाया। ये जो और इसका दूसरा पहलू भी है कि जो इसका प्रेशर क्रिएट हुआ कि मतलब मैं पाकिस्तान का महान गेंदबाज हूं या महान बल्लेबाज हूं, मुझे इतनी बार बता दिया गया कि फिर मैदान में जाने के बाद मैं भूल ही गया कि मैं पहले बल्लेबाज हूं, उसके बाद महान हूं कि नहीं हूं, ये तो मेरा परफॉर्मेंस बताएगा। वो बल्लेबाजी करना और गेंदबाजी करना ही शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम लगभग भूल सा गए। दिखाइए जरा पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस की थी इन लोगों ने, तो हम जो बात कह रहे हैं वो आंकड़ों से भी समझ में आ जाएगी। जिस मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 बार आउट किया, यानी 20 विकेट दिया, वहां शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट मिला, नसीम शाह को 2 विकेट मिले। अब इसके बाद अगर कोई कहता है कि वो महान गेंदबाज है तो उसकी सोच पर, उसकी समझ पर प्रश्न उठेगा ही उठेगा। फिर बाबर आजम पर आ जाइए, पहली पारी में 30 रन, दूसरी पारी में 5 रन,
उस मैच में जहां 5 शतक लगे, जिस 5 में से 3 शतक थे, एक दोहरा शतक था, एक तिहरा शतक था, और आप अर्धशतक भी नहीं लगा पाए, तो फिर घूम फिर कर कहानी यही आ जाती है कि आपके ऊपर जिस तरह से उम्मीदों का जो प्रेशर है, उम्मीदों का जो दबाव है, वो हैंडल अगर नहीं हो रहा है, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट होता क्या है? यही तो होता है। वरना फर्क क्या है? अगर आप अपने स्कूल की टीम में खेलें, अपनी कॉलेज की टीम में खेलें, अपने शहर की टीम में खेलें, अपने राज्य की टीम में खेलें या अपने देश की टीम में खेलें, खेलते आप क्रिकेट ही हैं। फर्क पड़ता है उस तनाव का, जो आपसे उम्मीदों का जो बोझ होता है, जब वो आपके ऊपर बढ़ता जाता है, वही प्रेशर हैंडल करना एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को आता है। यही उसकी खूबी भी होती है, जो शायद अब नहीं दिखाई दे रही है। जैसे हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसको कैसे आप कैसे लेते हैं, आप कैसे लेते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में इस फैसले को लेकर अच्छा खासा बवाल और सवाल दोनों का दौर चल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आकिब जावेद, जिनको अभी इंट्रोड्यूस किया गया इस सिलेक्शन कमेटी में, बॉलर थे, अच्छे फास्ट बॉलर थे, और मतलब इस तरह के बॉलर थे कि जब आप मेन बॉलर से थक जाएं तो फिर वो आके कुछ विकेटें निकाल के देते थे। अपने आप में एक बड़े हैंडी किस्म के गेंदबाज थे। उन्होंने क्या कहा है सिलेक्शन कमेटी के बिहाफ पर, ये देखिए। हमें पूरा यकीन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक इन खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और आत्मविश्वास को हासिल करने में मदद करेगा। उम्मीद है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए ये बिल्कुल तैयार मिलेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ देने वाले हमारे बड़े खिलाड़ी हैं। हम इस ब्रेक के दौरान इनकी पूरी मदद करेंगे, जिससे ये मजबूती के साथ वापस लौटें। थोड़ा सा बड़ा ही मतलब ऐसा ये बयान है ना आयुष, अगर आप थोड़ा सा इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करिए, जो अक्सर आरोप मीडिया पे लग जाता है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आपने भी सुना होगा कई बार। अब ये बयान ही अपने आप में ऐसा है जो बहुत कुछ कहता है, ये कह रहा है कि मुझे तोड़ो, मुझे मरोड़ो, मुझे तोड़ो मरोड़ो। किस तरह से, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हमें पूरा यकीन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक इन खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और आत्मविश्वास, इसमें फॉर्म कहीं नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि अपनी फॉर्म पाने में और फिटनेस में और कॉन्फिडेंस में, यानी आप अपने बयान में ये कह रहे हैं कि फॉर्म से लेना देना नहीं है, फिटनेस और आत्मविश्वास, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी बाबर आजम में दिख रही है या शाहीन शाह अफरीदी में दिख रही है? तो भैया फिर तो बहुत बड़ा सवाल है कि ये कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आ गई। फिर वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए ये बिल्कुल तैयार मिलेंगे, यानी वापसी का रास्ता खुला हुआ है, और साउथ अफ्रीका जब जाएंगे तो यही जाएंगे, वो नहीं जाएंगे जो अभी डोमेस्टिक से हम लेके आए हैं। फिर कहते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ देने वाले हमारे बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, आप लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर हम इस ब्रेक के दौरान इनकी पूरी मदद करेंगे, जिससे ये मजबूती के साथ वापस लौटें। ये मदद किस तरह की होगी? अगर कोई भाई ये होता कि फिटनेस का इशू है, तो आप कहते हैं एनसीए जाओ, हम वहां पर सारा खर्चा उठा लेंगे, जो जैसे हिंदुस्तान में होता है, कोई चोट है सर्जरी कराने जाओ। किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं? कहीं कुछ आप समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे होता है ना कि वो जो बड़ी प्रचलित कहावत है, आ बैल मुझे मार, ठीक है, तो वो वैसे ये बयान है ही इसलिए कि आप इसके जिस तरह से अर्थ निकालना चाहें आप निकाल लीजिए। सर, स्टार्टिंग में आपने बोला था कि ये वैसे बॉलर थे, जब मेन बॉलर थक जाते थे तो ये आते थे और कुछ लास्ट के विकेटें लेके चले जाते थे। मतलब ये प्राइम स्ट्राइक बॉलर तो कभी नहीं रहे अपनी लाइफ में। तो अगर स्ट्राइक बॉलर नहीं है तो इनके बयान को भी स्ट्राइक बॉलर की तरह नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है, पहली चीज। दूसरा, चूंकि नए सर सिलेक्शन कमेटी में इनको इन्वॉल्व किया गया है, तो कुछ तो बोलना है। इतना बड़ा फैसला हुआ, उस पर इन्होंने एक बयान दिया अपना। दूसरी चीज मुझे लगता है कि सर ये इस लाइन पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। आत्मविश्वास और फॉर्म की बात उन्होंने नहीं की, फिटनेस की बात की है। फिटनेस खराब है, तो अगर खराब है तो लगातार क्रिकेट खिलाई क्यों जा रही है? और अगर फिटनेस खराब है तो फिर इसका पैमाना क्या है? कुछ तो होगा। यो टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें, उस पे पीसीबी पे उल्टा वापस सवाल उठ जाता है कि अगर बाबर आजम की फिटनेस नहीं थी तो जबरदस्ती उनको क्यों खिलाया जा रहा है? पहले फिटनेस ठीक कराइए। दूसरी चीज सर, मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 5 से 6 वर्ल्ड कप्स में, T20 और प्रॉपर 50 ओवर वर्ल्ड कप मिला लिए जाएं, 5 से 6 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को जिसने रिप्रेजेंट किया है एज अ कैप्टन, अगर उस खिलाड़ी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उस खिलाड़ी को आत्मविश्वास की जरूरत है, तो पिछले 5-10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट कर क्या रही थी? बिल्कुल। और इस खिलाड़ी को फिर आपने कप्तानी दी क्यों थी, जिसको आज भी इसकी जरूरत है? मतलब जो हम देख पा रहे हैं यहां से कि बाबर आजम के टेक्निक में किसी चीज में कोई कमी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल इसलिए गया क्योंकि बैट से रन नहीं आ रहे हैं। फॉर्म की ही बात है मेजरली। अगर फॉर्म की बात नहीं होती तो शायद हम यहां पे बात नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके हिसाब से कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है, उनके हिसाब से
उनकी फिटनेस का इशू है। फिटनेस का इशू तो सर ऐसा कुछ नहीं समझ में आता है बाबर आजम का। अब या तो फिटनेस का स्टैंडर्ड एकदम से सीरीज के अंदर अचानक बढ़ गया है कि यहाँ पहले स्टैंडर्ड था, अचानक से स्टैंडर्ड यहाँ हो गया, वो समझ से परे है। और जिस तरीके से मतलब ये बयान, मतलब ये एक सपोर्टिव बयान नहीं कहूंगा मैं आपका इतना सर, मैं आज भी मान रहा हूं कि मतलब ठीक है नई परफॉर्मेंस आ रही है दोनों खिलाड़ियों की, शाहीन शाह अफरीदी की, बाबर आजम की, लेकिन बड़े खिलाड़ी तो हैं सर। हाँ, आपको वर्ल्ड कप में एक मैच आपने इंडिया के खिलाफ जीता है, उसमें उस मैच में जिताने वाले यही खिलाड़ी हैं आपको। जितने भी बड़े मैचेस पिछले 5-7 सालों में आपने जीते हैं, अगर यही खिलाड़ी चले तो आपने जीते, वरना आपने गंवा दिए वो मुकाबले। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी क्रिकेट को उभारने वाले यही खिलाड़ी हैं और ये बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा सपोर्टिव नेचर अगर पीसीबी की तरफ से दिखेगा, शायद नहीं दिखा है तभी ये इस लेवल पे आप पहुंचे, मुझे लगता है। क्योंकि अगर उनको सपोर्ट दिखता, उस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है इन खिलाड़ियों को, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि ये खिलाड़ी भी, इतने अच्छे फॉर्म वाले खिलाड़ी भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते। सबके करियर में एक वो फॉर्म आता है, लेकिन यहां जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज इन दोनों खिलाड़ियों का लग रहा है, वो साफ नजर आ रहा है कि ना कोई इंटेंशन है, ना कोई मन है खेलने का, बस खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, रन आ रहे हैं, दिमाग में हजार चीजें चल रही हैं, क्रिकेट के मैदान पे वो फोकस बिल्कुल नहीं है। ऐसा बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। इस बयान से तो मैं यही निकालूंगा सर कि ये कोई सपोर्टिव बयान नहीं था, जो कि गलत है आकिब जावेद की तरफ से। बड़े खिलाड़ी हैं, इनको थोड़ा सपोर्टिव तरीके से आप शायद समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सारी जो प्रॉब्लम है आयुष, मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन की है। और आप जो कहना चाह रहे हैं वो यही, मैं मतलब मोटी बात ये कि अगर आप कहते हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने डुबा दिया, तो उबारेंगे भी यही उबार भी सकते हैं। ये इन्हीं के अंदर काबिलियत भी है कि उबार सकें, वरना वो काबिलियत, वो जो टैलेंट होना चाहिए, उसका भी सूखा ही पड़ा हुआ है। तो किसी के पास नजर नहीं आ रहा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं कुछ वैसी ही बात फखर जमा भी कह रहे हैं। उन्होंने बहुत बिल्कुल खुलकर, और अभी इसका भी, इसको लेकर भी वहां राजनीति शुरू हो गई है कि फखर जमान कौन होते हैं सोशल मीडिया में जाकर लिखने वाले। भाई अरे क्यों नहीं होते, वो बाबर आजम के साथ खेले हैं, खुद क्रिकेटर रहे हैं, अच्छा नाम है उनका, बड़ा नाम है। उन्होंने कहा क्या है पहले आपको ये बताते हैं, उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। बाबर आजम को बाहर करना एक मुद्दा है। 2020 से 2023 के बीच विराट कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन भारत ने उन्हें बाहर नहीं किया जब उनकी औसत 19.33, 28.21 और 26.50 हो गई थी। अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज को बाहर करते हैं तो इससे पूरी टीम में एक नकारात्मक मैसेज जाएगा। हमें अभी भी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं थी। हमें अपने बड़े खिलाड़ियों को बचाना चाहिए, ना कि उनकी अनदेखी हो। तो ये तो भाई बहुत साफ साफ वही बात कह रहे हैं जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर उन्होंने डुबाया है तो उन्हीं के अंदर ये काबिलियत है कि वो उबारेंगे भी, उनके साथ खड़े होना चाहिए था। और उन्होंने विराट का एग्जाम्पल भी दे दिया है, किस तरह से विराट कोहली के 3 साल जब खराब गुजर रहे थे। हालांकि इसमें बड़ा फर्क ये है कि उस 3 साल में विराट कोहली ने शतक नहीं लगाया था, अर्धशतक वो तमाम लगा रहे थे। जबकि बाबर आजम की जो स्थिति है, अभी इसके बाद वाले ग्राफिक्स में बता देंगे, अभी थोड़ी देर बाद जब वो ग्राफिक्स दिखाएंगे, लेकिन 50 से ज्यादा टेस्ट मैच के अपने करियर में पहली बार ऐसा हुआ है जब बाबर आजम को बाहर बिठाया गया है। इसलिए भी शायद आप कह सकते हैं थोड़ी सी दोस्ती भी निभा रहे होंगे फखर जमा, क्योंकि जब खेले हैं तो साथ में अच्छे वो भी रहे होंगे। सर मौका भी इनको कहीं ना कहीं बाबर आजम के आने के बाद ही ढंग से मिला है बल्लेबाजी में, अलग अलग पोजीशंस पे आउट ऑफ फॉर्म, ये भी एक लंबे पैच में आउट ऑफ फॉर्म गए थे फखर जमा, लेकिन फिर भी इनको टीम ने परसिस्ट किया। 2023 वर्ल्ड कप के पहले सर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं मैं। 2023 वर्ल्ड कप की जब टीम अनाउंस होने वाली थी पाकिस्तान की, तो वहां पे फखर जमा के नाम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, रन इनके आ नहीं रहे पिछले कई पारियों से, क्या इनको हम वर्ल्ड कप में लेके जाएं। फखर जमान को बाबर आजम ने सपोर्ट किया था एज ए कैप्टन कि नहीं, फखर जाएगा, बड़ा प्लेयर है और जरूर करके दिखाएगा। एक आधा पारी उन्होंने खेली भी, एक 400 वाला टारगेट जो था बेंगलुरु के मैदान पे, वो मुकाबला था, वहां पे इन्होंने बेहतरीन पारी खेली। डकवर्थ लुइस की वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों खिलाड़ियों में। बाबर ने इनको उनके खराब समय पे सपोर्ट किया है, फखर जमान को करना चाहिए था, उन्होंने करके भी दिखाया। सोशल मीडिया पे बिल्कुल साथी खिलाड़ी हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सर बस वही विराट कोहली वाली बात जो आपने छेड़ दी वो गलत हो गई। विराट कोहली का जिक्र इनको नहीं करना था इस उसमें, क्योंकि विराट कोहली के 3 साल शतक नहीं आए थे। आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली कभी नहीं रहे थे। अर्धशतकों का रिकॉर्ड अगर अभी भी शायद आपको दिखा दूं मैं, तो 2020 से 2023 के बीच में सेकंड नंबर पे थे विराट कोहली सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने में अक्रॉस फॉर्मेट। 50s उनकी आ रही थी, 100s नहीं आ रहे थे। विराट का जब खराब फॉर्म भी आया तो भी उनका जो टेस्ट में सबसे खराब फॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, तब भी वो 49-50 के अराउंड उनका जो एवरेज था वो पहुंचा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। विराट कोहली एटलीस्ट बोझ नहीं बने थे। और इनके काउंटर में भी एक बहुत अच्छा सा लॉजिक ये है कि सर जब टीम जीत रही होती है ना,
तो खिलाड़ी तो बात आउट नहीं ऑफ फॉर्म होती, अगर हाँ। ना भी हो तो उतनी बात नहीं होती है। जब विराट कोहली आउट ऑफ टच थे, भारत आउट ऑफ टच नहीं था, टीम इंडिया आउट ऑफ टच नहीं थी, टीम इंडिया लगातार मुकाबले जीत रही थी। विनिंग परसेंटेज की भी बात करें लगातार, वो भी भारत का बेहतर था। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये अलग है, पाकिस्तान की टीम जो है वो मुकाबले लगातार हारे जा रही है और उसमें बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हार का जिम्मा किसी को तो लेना था। 1 बाय 1 एक एक सबका नंबर आ रहा है। इस बार बाबर आजम का आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आयुष की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आप बाबर से दोस्ती निभाइए, लेकिन विराट को उससे मत खींचिए। विराट के स्टैंडर्ड में, विराट के आंकड़ों में, विराट की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। और वो जो बड़ा अम्ब्रेला, बड़ी छतरी टीम के उसमें आते हैं, तो 10 साल में ना भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच हारी है इंडिया में, अपने घर में। तो ये बताता है कि किस तरह से भारतीय टीम ओवरऑल अच्छा कर रही है। और यहाँ पर शायद वो जो टीम में जो टीम की परिभाषा होती है वो बहुत अच्छी तरह से खिलाड़ियों को समझ में आ गई। इसलिए भी शायद, चलिए एक सेकंड के लिए मान लिया कि विराट कोहली की फॉर्म अच्छी नहीं थी, फिर भी विराट कोहली पर कोई सवाल नहीं उठाता। भाई फॉर्म तो अच्छी नहीं थी, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल तक नहीं अच्छी थी, फाइनल में जिता दिया ना उन्होंने अपने बल्ले बड़े मैच का प्लेयर सर, भाई ऐसे तो ही कह रहा हूं। बोलते तो हैं। इसलिए हर जगह पर विराट कोहली को खींचना बंद कर दे पाकिस्तान वाले। अपने उदाहरण खुद अपने बनाइए, अपनी लकीर खुद खींचिए। आपके पास भी कई पुराने खुद का बड़े एग्जाम्पल खिलाड़ी दे देते सर। अपने एग्जाम्पल दे दीजिए, वरना ले आइए जहीर अब्बास का उदाहरण दीजिए, जावेद मियादाद का दीजिए। कई बड़े बल्लेबाज आपके पास भी रहे। हर बात में विराट कोहली को बाबर आजम के साथ जो जोड़ा जाता है वो जोड़ना आप छोड़ देना चाहिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल अब कुछ नहीं मिल सकता है। खैर, अब बात कर लेते हैं बाबर आजम कर क्या रहे हैं। बाबर आजम अगर ड्रॉप हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कहीं तो कुछ होगी। वो परफॉर्मेंस क्या है उनकी जरा देखते हैं। बार बार ये बात हो रही है कि पिछले करीब करीब ये देखिए 5 पॉइंट्स हमने निकाले। पहली बात तो उस टेस्ट मैच में जहां 5 शतक लगे हो, जिसमें एक दोहरा शतक हो, एक तिहरा शतक हो, वहां आप बनाते हैं 30 रन और 5 रन। दूसरा, दिसंबर 2022 में आखिरी शतक उन्होंने लगाया था। उसके बाद से 2 साल से एक अर्धशतक तक नहीं लगाया। फिर 41 रन बेस्ट है पिछले करीब 2 साल में। और जो वनडे में भी आ जाएगी तो आखिरी शतक जो है वो बहुत बड़ी टीम है आईसीसी की। मतलब हमारा मजाक नेपाल की टीम को लेकर नहीं है, हमारा मजाक इस बात को लेकर है कि क्लेम किया जाएगा कि वनडे में आखिरी शतक अभी हाल में ही तो बनाया था। वो बनाया किसके खिलाफ था साहब? नेपाल के खिलाफ। अब 5 पॉइंट्स आपके सामने। आयुष अपना पिक कर लीजिए जिस पे आपको बोलना हो। सर 5वें पॉइंट पे सबसे पहले आऊंगा। मतलब पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान के पॉजिटिव एंगल से देखें तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई किसी ऐरू गैरू टीम के खिलाफ हमने रन नहीं बनाया है, हमने उस टीम के खिलाफ मारा जिसने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्कोर खड़ा किया है। भारत ने मारे होंगे 297 रन हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन सेकंड हाईएस्ट स्कोर बन पाया वो T20 का ऑल टाइम। हाईएस्ट स्कोर अभी भी नेपाल के पास है और उसने 300 पार है वो तो। 300 पार है एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मतलब इस बात को लेके प्राउड फील करेंगे। और कुछ निकनेम भी है बाबर आजम को दिए गए हैं, जिम्पाल बोलते हैं सर उनको। और ये शायद नेपाल की वजह से ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ आपने रन बनाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको खिलाया जा रहा है, आप रन बना रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात हो जाती है कि अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ रन नहीं बनाएंगे तो फिर आपको बड़े मैच का प्लेयर कैसे माना जाएगा? और एट द एंड ऑफ द डे बड़े मैच का आज की डेट में अगर स्टैट्स वाइज आप देखें, हार्दिक पांड्या के स्टैट्स कोई बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ नहीं नजर आएंगे आपको, या बेन स्टोक्स के बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ नजर नहीं आएंगे। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का एक नाम है, विराट कोहली का एक नाम है, रोहित शर्मा का एक नाम है। इसीलिए है कि आंकड़े तो जो बयां करते हैं वो करते हैं, लेकिन बड़े मैचों में जब जरूरत होती है तो ये खिलाड़ी करके दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का मुकाबला था, भारत को पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस को वो गुस्सा था कि भाई 19 नवंबर को जो फाइनल हराया था, इनको तो ढंग से हराना है हमें। उसके लिए क्या हुआ? सबसे पहले कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रोहित शर्मा ने स्टार को 4-4 छक्के लगा दिए एक ओवर में। तो वो बताता है उस तरीके का काम जब आप करेंगे तो शायद फिर आंकड़ों पे बात नहीं होगी। लेकिन आप जब केवल छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाएंगे तो ये सारे आंकड़े बार बार आएंगे। और नो डाउट ये आपने 1000 बार बातें सुन चुकी होंगे आप, लेकिन एक बार और सुन लीजिए, विराट कोहली ने इन टीमों के खिलाफ मैच ही नहीं खेलते हैं। वो रन बनाना तो बहुत दूर की बात है। नेपाल से और जिम्बाब्वे से अगर टूर होता है तो हमारी यंग टीम, हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है, हम उनको भेजते हैं, हमें मेन टीम को खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इंडिया से कंपैरिजन पाकिस्तान का या विराट कोहली से कंपैरिजन बाबर आजम का कहीं से भी जायज नहीं है। जो टीम फरवरी 2021 के बाद से अपने घर में एक टेस्ट मैच ना जीती हो सर, उस टीम का कंपैरिजन भारत के साथ कैसे हो सकता है? वो टीम जिसने 2012 के बाद से घर में कोई सीरीज गंवाई नहीं है। तो ये एक खराब कंपैरिजन है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि सर ये भी एक, मैं इसमें सिमिलैरिटी देख पा रहा हूं अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूं, कि फरवरी 2021 के बाद से घर में कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीती। और इनको भी देखिए दिसंबर 2022 के बाद से कोई आखिरी शतक नहीं लगाया, पिछले 18 पारियों में अर्धशतक नहीं लगाया है। तो कहीं ना कहीं
टाइमिंग भी खराब हो गई कि जब बाबर का फॉर्म खराब हुआ तो पूरी टीम का ही फॉर्म एक तरीके से खराब हो गया, आप ये कह सकते हैं। और शायद इसी वजह से बाबर पे वो तलवार लटकी है, टीम से बाहर किया गया है, बड़ी बात है। और बाबर के रन नहीं बन रहे थे, इसीलिए उनका जो फ्लॉप शो है वो लगातार जारी है। हमने 5 पॉइंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश भी की और यही वजह है कि बाबर को बाहर किया गया है। कोई किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इनफ मौके थे, इनफ चांसेस थे, नहीं परफॉर्म किया तो अब एक ब्रेक लीजिए, दोबारा वापस आएगा, बड़े खिलाड़ी हैं। पता नहीं क्या गुजरती होगी, मुझे नहीं पता, जब इतने बड़े खिलाड़ी को कहा जाता होगा कि आप जरा बैठिए कुछ दिन बाहर, हम डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आ रहे हैं। तो बाबर आजम के लिए मुश्किल वक्त है। अब यहाँ से 2 ही रास्ते हैं और हमने ऐसे रास्ते हिंदी फिल्मों में शाहरुख खान ने बहुत बार बताए हैं कि भाई एक थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है जो थोड़ा लंबा है लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ से बाबर आजम को यही करना होगा कि आए, अब जब भी उनको टीम में वापसी का मौका मिलता है तो दिखाएं कि वो बाबर आजम अगर है तो उनका नाम जिम्पाल नहीं होना चाहिए, यानी जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ ही जो रन बनाने का उनके ऊपर आरोप लगता है वो नहीं लगना चाहिए। बनाएं बड़ी टीमों के खिलाफ, क्रिकेट का खेल है, बहुत जल्दी फैंस रूठते हैं, बहुत जल्दी आपको वापस सर आंखों पर बिठाते भी हैं। तो हम तो यही चाहेंगे, अच्छे बल्लेबाज है, रन्स करें, बस वो जरा विराट कोहली से तुलना करना बंद कर दें, क्योंकि अब वो ना अतार्किक लगने लगी है। पहले तो लगता था कि चलो जरा देखें तो सही में कुछ मतलब बात में दम है क्या। अब वो जैसे होता है ना कि आप कागज आजकल अखबार आप उठाते हैं तो सबसे पहले उसमें जो विज्ञापन के अंदर पन्ने होते हैं वो आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इसको देख के करना ही क्या है। तो उन तुलनाओं को मत करिए जिन तुलनाओं पर बात करने का भी दिल ना करे। चलिए, ये टेस्ट मैच जब शुरू होगा उस टेस्ट मैच के हवाले से जरूर ऐसी खबरें आएंगी, आप इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। जैसे आयुष ने शो की शुरुआत में कहा कि पहले ही मैं मान के चल रहा हूं कि इंग्लैंड और आक्रामक खेलने जा रही है और बड़े अंतर से हारने जा रही है। मैं भी इस बात की गारंटी लेता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टेस्ट मैच से कुछ ऐसा मसाला ना निकले जिसमें भारतीय क्रिकेट फैंस की भी दिलचस्पी हो। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे शान मसूद और उनके प्लेयर्स जिसमें मजा आने वाला है, जो क्रिकेटिंग टॉक होगी बढ़िया से, तो वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे, अपडेट आपको जरूर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने अड़ोस पड़ोस वालों से भी कहिए कि जरा वो भी सब्सक्राइब कर लें, अपने घर के बाकी लोगों से भी कहिए सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई सजेशन है वो जरूर दीजिए, हमें उसका इंतजार रहता है, हम उसका पूरी मुस्तैदी से उसका पालन करेंगे, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। बहरहाल इस शो में इतना ही, मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।